देखो जनरल एंट्री जो होता है ना, जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर बगैर जनरल एंट्री के आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते क्लास लेवल में। हर चैप्टर के अंदर जनरल एंट्री का है, तो जनरल एंट्री हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर जनरल एंट्री अगर आपको नहीं आती तो आप समझ लो कि आप रेंग भी नहीं सकते वहां से। इसीलिए जनरल एंट्री को समझना बहुत जरूरी है। और जनरल एंट्री बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप ये सोचे कि बहुत ज्यादा टफ हो, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। जनरल एंट्री को सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने की जरूरत है, और आज हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए जनरल एंट्री के लिए हमें चाहिए कुछ रूल्स, ध्यान से देखिएगा क्या चाहिए हमें, कुछ चाहिए रूल्स, और इस रूल्स को कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री। क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री कहते हैं। अब गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये गोल्ड मतलब क्या? प्योर गोल्ड के ऊपर प्लैटिनम, ठीक है, तो हम गोल्डन और प्लैटिनम का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है। क्या रूल्स है? कुछ रूल तो डेबिट करने के लिए है, जिसको कि शॉर्ट में हम लिखते हैं दिया, और कुछ रूल क्रेडिट करने के लिए, जिसको कि शॉर्ट में हम लिखते हैं सीआर, ठीक है। कुछ रूल डेबिट करने के लिए, कुछ रूल क्रेडिट करने के लिए। तो आप देखते हो रूल्स है कौन से। नंबर 1, बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के अंदर कोई चीज अगर आए तो डेबिट कर दो, जाए तो क्रेडिट करो। हिंदी में भी लिखना है, लिख सकते हैं। बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज आ जाए, आए तो उसे डेबिट कीजिए, और बिजनेस के पास से अगर कुछ जाए तो उसे क्रेडिट कर लीजिए। ये पहला रूल हो गया, इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। दूसरा रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पाने वाले को डेबिट करो बिजनेस के अंदर, कोई ना कोई पाने वाला भी होगा। जैसे आप मुझे फीस दे रहे हो तो मैं रिसीवर होंगी फीस का, तो पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, और देने वाले को क्रेडिट करो। अब इससे क्लियर होगा कि ये इंडिविजुअल जैसा है, मतलब कोई पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। अकाउंट में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ मैंने समझा पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के 2 पार्ट, रियल एंड नॉमिनल, को क्या होता है समझिए। अभी हमारा पर्पस ये है नहीं है कि हमारा पर्पस जो रूल लिखते हैं उसको फॉलो करते हैं, जनरल एंट्री लिखने की कोशिश करते हैं। थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब व्यापार है, बिजनेस है, एक्सपेंसेस भी होंगे और उसमें लॉस भी होगा, पता होगा नहीं होगा, ठीक है। और व्यापार है तो उसमें कमाई भी होगी और फायदा भी होगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर कोई चीज अगर खर्चा है, एक्सपेंसेस में खर्चा और लॉसेस यानी नुकसान, तो इन्हें क्या करिए आप डेबिट करके। बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज कमाई है तो क्रेडिट करिए, और फायदा है तो भी इसे क्या करिए क्रेडिट करिए, ठीक। ये 3 रूल हो गए। इस रूल को हम कहते हैं ट्रेडिशनल रूल, मतलब बहुत पुराने समय से चला है, इसलिए इस रूल को क्या कहते हैं? इन तीनों रूल का दूसरा नाम भी क्या है? ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल है पुराना रूल, पर पुराने समय से चला रहा है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन और लिख देता हूं जिसमें हम ऑर्डर रूल कहते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या है? चौथा रूल लिख देता हूं, डेबिट ऑल एसेट्स, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज एसेट आई है तो डेबिट कर दो। अब एसेट बढ़ भी सकता है और एसेट कम भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। एसेट मतलब ये एसेट है, ये एसी एसेट है, ये फैन एसेट है, टेबल बेंच एसेट है, जो बार बार नहीं खरीदते, कैपिटल नहीं चलता। तो एसेट अगर मान लो एक एसी की बजाय हमने 2 एसी कर दिया
तो ऐसे खरीदा तो बिजनेस के अंदर या तो ये रूल लगा तो ये ऐसे भी बढ़ गया। या मान लो एक कैलकुलेटर ये बोर्ड है, इसकी कीमत 2000 रुपए है, अब इसकी वैल्यू 3000 रुपए, 1000 रुपए इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ गई इसकी वैल्यू, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बोर्ड अकाउंट डेबिट। अगर बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट करना है। और अगर इसी बोर्ड की कीमत कम हो गया, 2000 से 1500 हो गया, तो 500 रुपए कम हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी इंप्लीमेंट करके देखेंगे भी हम। इसी तरीके से लायबिलिटी अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट कर दीजिए, लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो डेबिट कर दीजिए, जस्ट इसका। इतनी सारी बातें हमने इसके अंदर देखी। अब मुद्दा ये नहीं है कि ये रूल किसी को पता नहीं है, पता तो सबको होता है, बट उसको यूज करना नहीं आता है। ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि टाइम टेबल तो सभी स्टूडेंट बनाते हैं, बट उसको फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो करना ही इंपॉर्टेंट है। किसी फ्रेंड से बना दिया, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, फिर ब्रश करने के बाद 6 बजे से पढ़ने लग जाऊंगा, 9 बजे पढ़ूंगा, एक दिन क्या, एक हफ्ते तक आया। तो रूल बनाना, टाइम टेबल बनाना इज नॉट बिग टास्क, टू फॉलो दोस टाइम टेबल इज बिग टास्क, ठीक है। तो ये रूल्स फॉलो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। इस रूल को फॉलो करने का तरीका है, हम इसके लिए साथ में जब इनिशियल स्टेज पर हो तो हम एक बना ले बिजनेस, और दूसरा बना ले, दूसरा क्या बना ले? बिजनेस के साथ साथ बिजनेस का ऑनर, ठीक है, बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का ऑनर बना लिया हमने। अब आप देखिए, हमें जो भी चीज करना है, लिखेंगे नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझिए। हमारा काम है समझना, समझ में आ गया तो फिर आप खुद कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ग्रीन से टिक कर रहा हूं और इसको रेड से क्रॉस कर रहा हूं। ये व्यक्ति हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इररिलेवेंट है। मतलब हमारे लिए हमें सोचना इसके एंगल से, हमारी सोच किसके एंगल से चलेगी? हमारी सोच इसके एंगल से चलेगी। हमें सोचना किसके एंगल से? इसके एंगल से। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ट्रांजैक्शन बुक में लिखा है, मैं जर्नल एंट्री के कॉलम बना देता हूँ, ठीक है। तो जर्नल एंट्री को करने के कुछ स्पेशल तरीके हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मेट है जो अकाउंटेंसी में दिए हैं। वो फॉर्मेट क्या है? पहला कॉलम में डेट का, दूसरा कॉलम में पर्टिकुलर। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप डेट का कॉलम बनाए तो आपके स्केल दीजिएगा, आपकी इस स्केल की चौड़ाई से ज्यादा डेट का कॉलम नहीं होना चाहिए, डेट का कॉलम होना, ठीक है। मेरे बोर्ड मेरे मतलब आप मान के चलो इतना ही चौड़ा मैंने बनाया, इस स्केल की चौड़ाई से ज्यादा डेट का कॉलम नहीं होगा, ना तो पर्टिकुलर मतलब अमाउंट का कॉलम होगा, ना अमाउंट का कॉलम होगा, ठीक है। तो आप देखिए, ये अमाउंट, ये दोनों मैंने एक स्केल की चौड़ाई के बराबर बना दिया। ये 5 कॉलम मैंने बना दिए। 5 कॉलम है क्या? ये भी लिख लीजिए। पहले कॉलम का नाम है डेट, पहले कॉलम का नाम क्या है? डेट। दूसरे कॉलम का नाम क्या है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? विवरण, ठीक है। तीसरे कॉलम का नाम है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो है लेजर की पेज संख्या, पृष्ठ क्रमांक, पेज नंबर, ताकि क्रॉस टैली किया जा सके। जर्नल के अंदर लेजर का पेज नंबर मिलेगा, लेजर के अंदर जर्नल का पेज नंबर मिलेगा, सो दैट हम क्रॉस टैली कर सकें, ठीक। इसके बाद ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अमाउंट को मैं रूटीन में डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री के फॉर्मेट हो गया। अब जो कुछ भी आपको लिखना है उसी के अंदर लिखना है, इतनी बात क्लियर हो गई। जो कुछ भी लिखना है आपको इसी के अंदर लिखना है। अब ट्रांजैक्शंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश। अब आप देखिए, मोहन ने जब ये मोहन, इसका नाम मोहन, ऑनर का नाम क्या है? मोहन। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। कितने रुपए लगाए उसने? 5 लाख रुपए लगाए। तो बिजनेस के अंदर आप देखो क्या आगे 5 लाख रुपए नहीं आते, आगे नहीं आते, बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए। तो आप जरा सोचिए, रूल हमें फॉलो
कि 5 लाख रुपए मेरे पास है, ये 5 लाख रुपए आने की वजह से, मतलब मोहन ने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, इससे मेरे बिजनेस के अंदर कुछ आया है? जवाब क्या मिला? कैश आया। जरा सोच के देखो, बिजनेस अलग है और मोहन अलग है। बिजनेस के पास क्या है? दुकान के गले में 5 लाख रुपए नहीं आ गए ना, मोहन ने अपने हाथ से रखे हुए, तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश आया। ठीक है, अब डेबिट का काम खत्म हो गया क्योंकि डेबिट का आंसर हमें मिल गया। जो आंसर मिला वही हमें यहाँ लिखना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। ये स्पेस आपको छोड़ना है। ठीक है, कितना अमाउंट लिख दें? 5 लाख रुपए लिख दें। अब देखो डेबिट का काम हो गया, अब हमें वो करना है क्रेडिट की तरफ। वापस नहीं सोचे, जब तक डेबिट क्रेडिट ना हो तब तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं माना जाता। जैसे इसको ऐसे समझे, हम तो सब्जी मंडी में कुछ खरीदने गए, ठीक है, हमने भाव पूछा कि भैया ये सब्जी कैसे, करेला कैसे दिया? उसने बोला 40 रुपए किलो। आपने बोला 1 किलो दे दो। जब तक वो 1 किलो करेला आपको नहीं दे देगा तब तक आप उसको पैसे दोगे क्या? 1 किलो करेला उसने बोला, हमें दिया, हमने 40 रुपए दिए, बात खत्म हो गई। मतलब आपने करेला लिया और कुछ उसको दिया, मतलब डेबिट क्रेडिट हो गया, बात खत्म, बराबर होगा। तो अभी हमने सिर्फ डेबिट किया है, 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर आए हैं। जब तक हम क्रेडिट का आंसर ना मिल जाए हमें, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा। तो अब जरा इन 3 में से हम देखते हैं कौन सा रूल लग रहा है। तो अब बिजनेस अपने आप से फिर से सवाल पूछता है कि बिजनेस से कुछ गया क्या? तो बिजनेस के पास आया था 5 लाख रुपए, गया तो कुछ भी नहीं। तो पहला वाला रूल तो नहीं लग रहा है। अब हमें दूसरे रूल की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। भाई हमारे पास 4 रूल हैं, इन्हीं में से कोई आंसर है, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो लिख देंगे। तो पहला आंसर तो नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर बिजनेस अपने आप से सोचता है, फिर दूसरे सवाल की तरफ शिफ्ट होता है कि क्या 5 लाख रुपए बिजनेस में आने की वजह से कोई गिवर है क्या? जवाब मिला हाँ, मोहन ने दिया। जवाब क्या मिला? गिवर कौन है? मोहन। गिवर कौन है? मोहन। तो अब आंसर मिल गया मोहन, ये सटीक आंसर है, बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट आंसर है। बट यहां पर एक समस्या है, यहां आप मोहन नहीं लिख सकते। टू मोहन मैं लिख करके काटूंगा, टू मोहन। क्यों नहीं लिख सकते? बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो जब दोनों अलग अलग है तो बिजनेस से कहता है कि तुमने जो पैसा यहाँ लगाया है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। हम लाइबिलिटी मान करके इसे एंट्री करने वाले हैं। जब तुम ये पैसा हमसे मांगोगे, रिटर्न मांगोगे, हम आपको लौटा देंगे। लाइबिलिटी होती है, हमने किसी से मांग लिया, जब वो पैसा हमसे मांगेगा अपना भाग हमें वापस करना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी मतलब कैपिटल है। तो ये कहता है कि हम तुमने पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में पैसा लगाया है, जिस दिन हमसे वापस मांगोगे हम आपको ये लौटा देंगे। तो यहाँ पर मोहन नाम लिखने की बजाय क्या लिखना है? टू कैपिटल। क्या लिखना है? और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? चैप्टर नंबर 3 में है। ये कहता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, ENTITY, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट ने ऐसा करने को कहा है। ठीक है, अब हमारे को डेबिट का भी अमाउंट मिल गया, आंसर मिल गया, क्रेडिट का भी आंसर मिल गया। अब क्रेडिट है तो क्रेडिट को अमाउंट क्रेडिट में लिखने वाले 5 लाख रुपए लिख दीजिए। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको, ये जो काम आपने किया इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो काम आपने किया इसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपने किया क्या है। तो इसे कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नरेशन। ठीक है, तो अब आपने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट हुआ है ना, तो और नरेशन को लिखने का तरीका होता है स्टार्टिंग में बीइंग वर्ड लगाते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। पहला ट्रांजेक्शन हो गया, चाहो तो क्लियर। अब सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी गुड्स खरीदने जाएंगे, जब भी गुड्स खरीदने जाएंगे, चल तो अब हमने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदने की वजह से बिजनेस के फिर बिजनेस अपने आप से सवाल करेगा
भाई डेबिट करने के लिए उसके पास चार एक ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो जवाब मिलेगा वही आंसर। तो बिजनेस अपने आप से सवाल करता है कि मैं कुछ खरीदने गया, 1 लाख रुपए का कुछ मैंने नगद में खरीदा है, कैश में खरीदा, इससे मेरे बिजनेस के अंदर कुछ आया क्या? जवाब मिला तो कैश गया है और कुछ आया है। जवाब क्या मिला? क्या आया बिजनेस के अंदर? कुछ आया। सोच के जरा देखो, पहले दुकान वाला है, शॉप है, ये कोई मार्केट में गया कुछ खरीद के लाया, जिसके पास 1 लाख रुपए नहीं आए होंगे, मतलब गुड्स आए होंगे, और 1 लाख रुपए नहीं होंगे, तो इसके पास क्या आया? गुड्स आया। ठीक है, गुड्स किस वजह से आया है? परचेज की वजह से आया है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और गया क्या आपके पास से? आपके पास से क्या गया? कैश। तो यहाँ ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि आमने सामने के ही रूल फॉलो हो गए, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, आगे के रूल की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या मिला? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस यही जो आंसर मिला, यही हमारा आंसर है, ये हमारी जनरल एंट्री है, रिपीट है। समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना? 1 लाख रुपए लिख दीजिए, 1 लाख डेबिट में, 1 लाख क्रेडिट में। अब फिर से वापस वही बात कि हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हमने क्या काम किया। हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आप बीइंग लगाओ तो समझ में आ रहा है, तो ट्रांजैक्शन को कॉपी कर दो। ठीक है, बट इनिशियल स्टेज पे नरेशन लिखना जरूरी है, बीइंग गुड्स परचेज। ये आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई। अब आ जाएगा तीसरी में, डेट की जगह ट्रांजैक्शन नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में डेट लिखा, आपको डेट लिखना है। थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब फिर से बिजनेस से अपने डेबिट क्रेडिट की तरफ, डेबिट करने के लिए 4 ऑप्शन है, क्रेडिट करने के लिए 4 ऑप्शन है। जो सबसे आंसर मिलेगा, जो ऑप्शन सबसे बेस्ट टू बेस्ट होगा, वही हमारी जनरल एंट्री। क्या तो क्या है? दिक्कत है? ठीक है, अब देखो गुड्स सेल किया, जरा सोच के देखो, बिजनेस अपने आप से सवाल करता है कि भाई मैं दुकान में बैठा हूँ, कस्टमर आया, हमने उसको गुड्स सेल किया, इस सेल की वजह से हमारी दुकान के अंदर क्या आया? तो आंसर मिला कैश आया। तो किसी को माल बेचा हो, उसको तो पैसे के तो लिए होंगे, तो बिजनेस के अंदर कैश आया। और बिजनेस के पास से गया क्या? सामान गया, गुड्स गया। बिजनेस के पास से क्या गया? गुड्स। गुड्स किस वजह से गया है? सेल्स की वजह से। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतना सिंपल, ऐसे पर कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दीजिए थर्ड के अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट कितना है देख लेते हैं। यहाँ पे 1,50,000 में कुछ हमने सेल किया है, तो 1,50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन फिर हमें लिखना पड़ेगा, तो नरेशन की तरफ लिखेंगे बीइंग नरेशन के तरफ लिखेंगे, हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड। सिंपल सी बात है, बीइंग गुड्स सोल्ड। और ज्यादा लिखने की तमन्ना है लिख दो ऑन कैश, और ज्यादा तमन्ना है अमाउंट भी लिख दो, और ज्यादा तमन्ना है तो टॉपिक बेस कर दो। शॉर्ट एंड स्वीट नहीं। चलिए ये 3 ट्रांजैक्शन उसकी हमने जनरल एंट्री करी, और ये जो जनरल एंट्री करी इसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। अभी ये सिर्फ रिकॉर्डिंग था, जो क्वेश्चन में दिया है सिर्फ ये रिकॉर्डिंग, पर ये क्या सिस्टमैटिक है? क्या सिस्टमैटिक? तो अब हुआ नियम कानून के तहत। इसीलिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? रिकॉर्डिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंटिंग। पहले अकाउंटिंग नहीं था, क्वेश्चन अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग तो अब हो रही है। ठीक है, हमें डेफिनेशन पढ़ करके फिर नहीं समझना, प्रैक्टिकल से डेफिनेशन को कोरिलेट कर रहा है तो ज्यादा इजी हो जाता है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। राम को हमने कुछ पैसे उधार दिए होंगे, उससे हमें ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज हमारे लिए क्या है? बिजनेस वापस अपने आप से सवाल करता है कि बिजनेस के अंदर कुछ आया है? बिल्कुल आया। क्या आया? कैश आया। क्या आंसर मिला? कैश आया।
और इंटरेस्ट गया तो कुछ भी नहीं, देने वाले व्यक्ति का नाम है। और उससे भी ज्यादा सटीक आंसर क्या है कि बिजनेस में ब्याज मिलना क्या है, कमाई है, ठीक है, इनकम है। तो इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम हो गया। आंसर क्या मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट। तो जो आंसर मिला वो लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया, जनरल एंट्री हो गई। कैश अकाउंट बहुत आसान है, बहुत आसान है, बेवजह का हुआ बनाया गया है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री। हाँ, बशर्ते आप मेरे प्रोसेस को फॉलो करें। स्टार्टिंग में क्या करें, रूल्स लिखें, ये बनाए, फिर उसको इंप्लीमेंट करें। भले अपने को आता हो, फिर इंप्लीमेंट करके करोगे ना तो दिमाग चलने लग जाए, कोई नया ट्रांजेक्शन में आएगा तो कर पाओगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट कितना, 500। 500 नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, या सिर्फ लिखना चाहे तो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ये आपके 4 ट्रांजेक्शन हो गए। कितनी आसानी से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है कहीं कोई लोग आधा माइंड कि बहुत ज्यादा हुआ, ये बता रहे हो जनरल एंट्री पढ़ना है। और जनरल एंट्री अगर हो गया तो आप समझ लीजिए कि 80% चैप्टर हो गया आपके पूरे लेवल क्लासेस के अंदर। तो इसको हम 2-4 दिन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अशोक। यहां पर कहीं भी कैश वर्ड नहीं, कहीं नहीं लिखा कि हमने नगद में माल अशोक को बेचा है। जब कभी ये ना लिखा हो कैश वर्ड और किसी का नाम लिख दिया हो तो फिर कंफर्म है कि हमने उधार में माल बेचा। जब हम बिजनेस लेके बैठे हैं तो हमें, हमारे पास कस्टमर नगद वाले भी आते हैं, कैश वाले भी आते हैं और क्रेडिट वाले भी आते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही। तो आप देखिए बिजनेस के अंदर क्या आया, कुछ नहीं आया, ये जवाब तो नहीं मिला, ये जवाब तो नहीं मिला। रिसीवर कौन है, जब हमने उधार में कुछ बेचा होगा, ये इसके अंदर से सोचो, जब इसने उधार में कुछ बेचा होगा तो किसी न किसी को तो मिला होगा। किसको मिला है, रिसीवर कौन है, ठीक है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो गया, अशोक। अशोक जब भी उधार में माल बेचते हैं तो अशोक क्या हो गया, तो इसके लिए डेटर्स हो गया। जब भी उधार में माल लेते हैं तो इसे डेटर्स कहते हैं, या तो अशोक का नाम लिख दो या ब्रैकेट में डेटर्स लिख दो। अब क्रेडिट के लिए सवाल करते हैं, तो जब बिजनेस में गुड्स रिसीवर है तो अब गुड्स बेचने की वजह से भले उधार में बेचा हो, हमारे पास तो गुड्स गया ना, सेल्स तो हुई ना हमारी, भले उधार में सेल्स हुई, सेल्स तो हुई। तो जो आंसर मिला है वो क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिख दो और नाम के साथ डेबिट वर्ड नहीं लिखते हैं, ये कस्टमर टू सेल्स अकाउंट कितना है, 60,000 लिख दीजिए, 60,000 डेबिट में 60,000 क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर बुक फॉर कैश, हमने फर्नीचर कैश में खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदने की वजह से बिजनेस के अंदर क्या आया, फर्नीचर आ गया। बिजनेस के अंदर क्या आ गया, फर्नीचर नहीं आया, ठीक है। और बिजनेस के पास से गया क्या है, कैश नहीं गया, तो आंसर क्या मिला, फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये 5th था और ये 6th हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, अमाउंट 50,000, डेबिट में भी 50,000 और क्रेडिट में भी 50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, स्पेस में से नहीं लिखा, एक और ट्रांजेक्शन बचा है यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे में दिक्कत आती है। फिर कहते हैं वेजेज पेड किया, वेजेज हमारे लिए क्या है, खर्चा नहीं है, 12 पे करना है, तो आंसर क्या मिला, वेजेज इज एक्सपेंसेस। वेजेज क्या है,
एक्सपेंसेस है, ठीक है। और गया क्या है, कैश की एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेज अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट लिख दीजिए, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज, इट इज 20,000, डेबिट में 20,000 नरेशन में क्या लिखेंगे, 3 वेजेज पेड, नरेशन में क्या लिखेंगे, 3 वेजेज पेड। दिस वाज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट। क्या था इसमें, रूल को फॉलो करना सीखना है। स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे 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 1-2 वीडियो के बाद, 1-2 दिन के लेक्चर के बाद आपको यही चीजें आसान लगेंगी, आपके बिल्कुल टंग पे आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। हाँ, नोटिफिकेशन का जरूर ऑन कर लें, तो जब कभी मैं इस तरीके की वीडियो लाऊं तो आप उस वीडियो को बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।